हेलो स्टूडेंट्स, 1 मार्च 2024 के करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम 1 मार्च 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम 1 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। आज की क्लास की हम शुरुआत करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय समाचार के साथ। उसके बाद हम देखेंगे बैंकिंग और वित्तीय समाचार, बैंक और फाइनेंस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण खबरें। उसके बाद देखेंगे हम रक्षा समाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड समाचार, कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट खेल समाचार देखेंगे, मृत्यु से रिलेटेड ऑब्चरी न्यूज देखेंगे, रीसेंट अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, पुरस्कार और मान्यताओं से जो समाचार बन रहे हैं उन पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण दिवस से रिलेटेड समाचार हम देखेंगे, पुस्तकें और लेखक समाचार देखेंगे। रीसेंट जो कोई बुक्स, अगर किसी बुक्स का अनावरण किया गया है, किसी किताब को लिखा गया है, किस राइटर के थ्रू लिखी गई है। राष्ट्रीय समाचार देखेंगे, जिसमें हम सेंट्रल गवर्नमेंट के या यूनियन कैबिनेट के इनिशिएटिव्स एंड प्लान्स पर चर्चा करेंगे, या कोई यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स बन रहे हैं उन पर चर्चा करेंगे। राज्य समाचार देखेंगे, जिसमें हम स्टेट न्यूज डिस्कस करेंगे, और क्लास के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे सारांश और समरी ऑफ टुडेज लेक्चर के आज की क्लास में हमने क्या इंपॉर्टेंट डिस्कस किया है। क्लियर? तो ये आज के हमारे टॉपिक्स होंगे जिन पर हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हमारी स्लाइड डेक में इस्तेमाल की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में इस्तेमाल की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवियों को हटा देंगे। तो शुरू करते हैं अपनी पहली कैटेगरी के साथ। तो सबसे पहली है हमारी इंटरनेशनल न्यूज। तो भारत के प्राइम मिनिस्टर और मॉरिशियस के प्राइम मिनिस्टर पीएम जुगनाथ, इनसे ये न्यूज बन रही है बेसिकली। तो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी, और मॉरिशियस के प्रधानमंत्री हैं प्रधानमंत्री जुगन्नाथ, जिन्होंने अभी अगालेका द्वीप में हवाई पट्टी जेटी का उद्घाटन किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशियस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने संयुक्त रूप से अगालेका द्वीप में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना का उद्घाटन किया है। नवनिर्मित हवाई पट्टी अगालेका द्वीप से संपर्क को बढ़ाएगी, जिससे परिवहन क्या होगा और ज्यादा सुगम होगा। तो सेंट जेम्स जेटी का उद्घाटन महत्वपूर्ण समुद्री बुनियादी ढांचा प्रदान करता है, जो अगालेका द्वीप और मुख्य भूमि के बीच व्यापार और परिवहन को बढ़ावा देती है। क्लियर? तो पीएम मोदी और पीएम जुगनाथ ने अगालेका द्वीप में हवाई पट्टी जेटी का उद्घाटन किया। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज है, डीजीसीए ने 80 वर्षीय यात्री की मृत्यु के लिए एयर इंडिया पर 30 लाख का जुर्माना लगाया है। तो डीजीसीए जो बेसिकली कंट्रोल करता है इंडियन एविएशन को, तो उसने भी क्या किया है, एक 80 वर्षीय व्यक्ति की विमान में दुर्घटना के कारण मृत्यु हो गई थी, तो एयर इंडिया पर 30 लाख का जुर्माना लगाया गया है। तो 12 फरवरी को न्यूयॉर्क से एयर इंडिया की उड़ान से मुंबई हवाई अड्डे पर आने वाले 80 वर्षीय यात्री ने इमिग्रेशन के दौरान गिरकर बेहोश हो गए और बाद में अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। यात्री ने पहले से व्हील चेयर बुक की थी, लेकिन एक के उपलब्ध न होने के कारण चलने का निर्णय लिया। डीजीसीए ने घटना के लिए एयर इंडिया पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। डीजीसीए ने सभी एयरलाइंसों को उन यात्रियों के लिए पर्याप्त संख्या में व्हील चेयर उपलब्ध कराने की सलाह दी है जिन्हें सहायता की आवश्यकता होती है। क्लियर? नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से है। एमओसीआई मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, जिन्होंने भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम रजिस्ट्री, स्टार्टअप महाकुंभ की वेबसाइट और लोगो दोनों का क्या किया है, अनावरण किया है। केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, जिन्होंने पहले स्टार्टअप महाकुंभ के कर्टेन रेंज इवेंट के दौरान भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम रजिस्ट्री, जो एक वेबसाइट और स्टार्टअप महाकुंभ है, उसके लोगों का अनावरण किया है। स्टार्टअप निवेशकों, इनक्यूबेटर्स और भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के अन्य हितधारकों के लिए रजिस्ट्री एकल प्लेटफॉर्म डेटाबेस के रूप में कार्य करेगी।
पहला स्टार्टअप महाकुंभ 18 से 20 मार्च 2024 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। उसके बाद इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारतीय स्टार्टअप्स पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करना, भारतीय युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देना और नवाचार और प्रौद्योगिकी को बेसिकली क्या करना है, प्रदर्शित करना है। क्लियर? तो स्टार्टअप महाकुंभ का विषय भारत इनोवेटर है, जो नवाचार और स्टार्टअप्स के बीच संबंधों को उजागर करता है। तो याद रखना है आपको, स्टार्टअप महाकुंभ की नई वेबसाइट का पीयूष गोयल जी ने अनावरण किया है। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से है नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और एक ऑर्गेनाइजेशन है NRLM जिन्होंने MOU साइन किया है ताकि ग्रामीण महिलाएं स्वयं सहायता समूह को समर्थन दिया जा सके। अब देखो यहाँ पे समझ लो, पहले तो NRLM क्या है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड बेसिकली मिशन। तो आपको यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसका मुख्य पर्पस क्या है, जिसको बेसिकली स्टैब्लिश किया गया था रूरल डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। इसी का इनिशिएटिव है सेल्फ हेल्प ग्रुप। SHG क्या है बेसिकली, ये एक समूह होता है जिसमें मिनिमम 10 मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम 20 मेंबर्स होते हैं, जिसका पर्पस होता है गांव में जाकर लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, स्किल प्रोवाइड करना, उन्हें काम प्रोवाइड करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा गांवों के लोग, महिलाएं स्पेशली, एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता की तरफ बढ़ सके। तो यही अभी नाबार्ड और NRLM ने बेसिकली MOU साइन किया है ताकि जो रूरल एरिया में महिलाएं हैं, जो SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, उनको और क्या किया जा सके, समर्थन प्रोवाइड किया जा सके। तो MOU पे जो हस्ताक्षर हैं वो 27 फरवरी 2024 को नाबार्ड और दीनदयाल अंत्योदय योजना के बेसिकली जो मंत्री हैं, योजना राष्ट्रीय आजीविका मिशन ने ग्रामीण महिलाओं के स्वयं सहायता समूह का समर्थन करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर किस किसने किया है, चारणजीत सिंह अतिरिक्त सचिव है MORD और अजय के सूद जो उप प्रबंधक निर्देशक है नाबार्ड के, उनके द्वारा मुंबई में किए गए। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य 3 वर्षों की अवधि में क्षमता निर्माण, विपणन और उसके साथ साथ वित्तीय समावेशन पहलों के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाना है। साझेदारी भौतिक और ऑनलाइन विपणन समर्थन प्रदान करेगी, जलवायु लचीला कृषि को बढ़ावा देगी और SHG संघों में डिजिटल लेन देन के लिए पायलट विकसित करेगी। बैंकों के व्यापार संवाददाताओं के रूप में महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों को तैनात करने के विकल्प का भी अन्वेषण करती हैं। नेक्स्ट, PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने रिटायरमेंट सलाहकार विनियमों में संशोधन की अधिसूचना को क्या किया है, जारी किया। तो पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने PFRDA विनियम 2016 में संशोधन किया है, जो 20 फरवरी 2024 से प्रभावी हो चुके हैं। तो संशोधन अनुपालन लागत को कम करने और व्यापार करने में आसानी को बढ़ाने के लिए केंद्रीय बजट 23-24 की घोषणा के साथ मेल खाता है। अन्य वित्तीय नियमों जैसे RBI, SEBI, IRDAI द्वारा विनियमित गैर व्यक्तिगत आवेदन अब रिटायरमेंट एडवाइजर बनने के लिए पात्रक होंगे। सुरक्षा जमा की आवश्यकताओं को हटा दिया गया है और पंजीकरण के लिए आवेदन 30 दिनों के भीतर निपटाए जाने चाहिए। PFRD अधिनियम की पहली अनुसूची में भी आवेदन अस्वीकृति के लिए नई प्रक्रियाओं को शामिल करने के लिए संशोधन किया गया है। तो PFRD ने रिटायरमेंट सलाहकार विनियमों में संशोधन की अधिसूचना को जारी किया है। क्लियर? नेक्स्ट, बैंक और फाइनेंस से है। तो 2024 वित्तीय साक्षर सप्ताह, तो RBI ने PG छात्रों के लिए वित्तीय साक्षरता आइडियोथॉन की घोषणा की है। तो रिजर्व बैंक से है। रिजर्व बैंक ने वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2024 के हिस्से के रूप में स्नातकोत्तर छात्रों के लिए एक वित्तीय साक्षरता आइडियोथॉन बेसिकली उसकी शुरुआत की है। तो FWL, जिसे हम फाइनेंस लिटरेसी वीक के नाम से जानते हैं, इसके विषय रहा है या थीम रही है, सही शुरुआत करें, वित्तीय रूप से स्मार्ट बने।
जो मुख्य रूप से छात्रों सहित युवा वयस्कों को लक्षित करता है। आइडियाथॉन युवाओं के बीच वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए नवाचारी विचारों का आह्वान करता है, जिसमें प्रतिभागी युवा वयस्कों के लिए धन के मामले, आउटरीच रणनीति पर पुनर्विचार पर पत्र प्रस्तुत करते हैं। आइडियाथॉन 26 फरवरी से 20 मार्च 2024 तक चलेगा, जिसमें शीर्ष 3 प्रस्तुतियों के लिए नगद पुरस्कार होंगे। अन्य आरबीआई वित्तीय साक्षरता पहल में आरबीआई वेबसाइट पर संसाधन, राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र द्वारा कार्यक्रम और वित्तीय शिक्षा पर राष्ट्रीय रणनीति भी शामिल है। तो वित्तीय साक्षरता सप्ताह क्लियर, डन। नेक्स्ट एडीबी से है। तो एशियन विकास बैंक ने 5 वर्षीय वैश्विक बॉन्ड के लिए 3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत क्या की है, तय की है। तो 28 फरवरी को एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 5 वर्षीय वैश्विक बॉन्ड की कीमत 3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर रखी है। बॉन्ड की कीमत 99.827% थी, जिससे फरवरी 2029 में परिपक्व होने वाले 4.25% संयुक्त राज्य ट्रेजरी नोट्स पर 12.7 आधार अंक का प्रतिफल प्राप्त हुआ है। कूपन दर 4.375% प्रति वर्ष है, जो अर्धवार्षिक रूप से देय है और परिपक्वता तिथि 6 मार्च 2019 है। लेन देन का नेतृत्व बीएमओ कैपिटल मार्केट्स, बीएनपी परिबास, सिटी ग्रुप और एचएसबी द्वारा किया गया है, जिसमें डीएनबी बैंक, एएसए, नेटवेस्ट मार्केटिंग, स्कोटिया बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक शामिल है। तो यह मुद्रा निवेशकों की भागीदारी में लगभग 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर आकर्षित किया, जो वैश्विक बेंचमार्क बॉन्ड के लिए एडीबी की दूसरी सबसे बड़ी ऑर्डर बुक है। तो याद रखना, 5 वर्षीय वैश्विक बॉन्ड के लिए 3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत तय की गई है। नेक्स्ट बैंकर फाइनेंस से ये CIL, जिसे कोल इंडिया लिमिटेड के नाम से जानते हैं, उसने ओडिशा में अमोनिया नाइट्रेट संयंत्र विकसित करने के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। तो BHEL और CIL दोनों मिलकर ओडिशा में अमोनिया नाइट्रेट संयंत्र विकसित करेंगी। तो यह संयंत्र सतही कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिवर्ष लगभग 6.60 लाख टन अमोनिया नाइट्रेट का उत्पादन करेगा। CIL 1.3 मिलियन टन कोयला आपूर्ति करेगा और भेल दवायुक्त तरलित बिस्तर गैसीकरण तकनीक प्रदान करेगा। देवाशीष नंदा निर्देशक CIL और जयप्रकाश श्रीवास्तव जो निर्देशक हैं BHEL, इनके द्वारा JVL पर हस्ताक्षर किए गए। तो CIL और भेल दोनों ही क्रमशः कोयला मंत्रालय और भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के तहत महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है। क्लियर। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से है, बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो भारत की Q3 फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए GDP 8.4% तक बढ़ी है, जो उम्मीदों से क्या है, ज्यादा है। तो फाइनेंशियल ईयर 2024 की तीसरी तिमाही में भारत की GDP में महत्वपूर्ण तेजी आई है, जो साल दर साल 8.4% की वृद्धि तक पहुंच गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 29 फरवरी को इस वृद्धि की रिपोर्ट दी है। तो निर्माण और विनिर्माण क्षेत्र इस उल्लेखनीय GDP वृद्धि को बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। प्रदर्शन ने बाजार की अपेक्षाओं को पार कर लिया, जो मजबूत आर्थिक गतिविधियों को दर्शाता है। नेक्स्ट बैंक एंड फाइनेंस से है। 8 प्रमुख उद्योगों का सूचकांक जनवरी 2024 में 3.6% बढ़ा है। तो जनवरी 2024 में 8 प्रमुख उद्योगों के संयुक्त सूचकांक ने जनवरी 2023 की तुलना में लगभग 3.6% की उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई है। ये सूचकांक सीमेंट, कोयला, कच्चा तेल, बिजली, उर्वरक, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, रिफाइनरी उत्पाद और इस्पात सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों के सामूहिक प्रदर्शन को दर्शाता है। ये उद्योग सामूहिक रूप से औद्योगिक उत्पाद सूचकांक का 40.27% बनाते हैं। उनकी महत्वपूर्ण योगदान को औद्योगिक परिदृश्य में वृद्धि दर्शाता है। तो 8 प्रमुख उद्योगों का सूचकांक जनवरी 2024 में 3.6% बढ़ा है। नेक्स्ट बैंक एंड फाइनेंस से है। आरबीआई ने BBPS मानदंडों को बेहतर दक्षता के लिए क्या किया है, पुनर्गठित किया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत बिल भुगतान प्रणाली के लिए एक संशोधित नियामक ढांचा पेश किया है।
जो 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होगा। इस सुधार का उद्देश्य बिल भुगतान को सरल बनाना और व्यापक भागीदारी को बढ़ावा देना है। यह भी बदलते भुगतान परिदृश्य की गतिशीलता के मद्देनजर उपभोक्ता संरक्षण उपायों को मजबूत करने का प्रयास करता है। एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड, जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की एक सहायक कंपनी है, बीबीपीएस के लिए नामित भुगतान प्रणाली प्रदाता के रूप में कार्य करती है। तो आरबीआई ने बीबीपीएस मानदंडों को बेहतर दक्षता के लिए क्या किया है? पुनर्गठित किया है। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से है। तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने सीएसआर वित्तीय सेवाओं के लिए हिंदुस्तान जिंक के साथ साझेदारी की है। तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने ग्रामीण राजस्थान में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सहयोग का उद्देश्य बैंक खाते खोलना, पेंशन उत्पादों, बचत और निवेश योजनाओं तक आसान पहुंच बनाकर प्रदान करना है। ये लाभार्थियों को आईपीपीबी सेवाओं के लिए व्यक्तिगत व्यवसाय संवाददाता बनाने का अधिकार भी देता है। साझेदारी सरकारी सामाजिक कल्याण योजनाओं को बढ़ावा देती है और आय सृजन ऋणों को सुविधाजनक भी बनाती है। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने सीएसआर वित्तीय सेवाओं के लिए हिंदुस्तान जिंक के साथ साझेदारी की। नेक्स्ट डिफेंस न्यूज है। डीआरडीओ ने बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 28 और 29 फरवरी 2024 को बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल के 2 सफल उड़ान परीक्षण किए। परीक्षण ओडिशा के तट से ग्राउंड बेस्ड पोर्टेबल लॉन्चर से किए गए थे। प्रणाली ने विभिन्न अवरोधन परिदृश्यों के तहत उच्च गति वाले मानव रहित हवाई लक्ष्यों को अवरोधित और नष्ट करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। मिसाइल को कम ऊंचाई वाली हवाई खतरों को कम दूरी पर निष्क्रिय करने के लिए डिजाइन किया गया था और इसे आसानी से ले जाने के लिए भी अनुकूलित किया गया है। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी का शुभारंभ किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोची शिपयार्ड द्वारा विकसित और निर्मित भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी का वर्चुअल बेसिकली उद्घाटन किया। फेरी का उद्घाटन समुद्री क्षेत्रों में हाइड्रोजन के उपयोग में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह एक शून्य उत्सर्जन, शोर मुक्त और ऊर्जा कुशल पोत है जो वैश्विक तापन के खिलाफ लड़ाई में योगदान देता है। यह पहल 2070 तक शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के भारत के लक्ष्य के साथ मेल खाती है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी का शुभारंभ किया। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। एमओएसपीआई ने शहरी फ्रेम सर्वेक्षण के लिए इसरो के साथ समझौते ज्ञापन पर क्या किए हैं? हस्ताक्षर किए हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, एनएसएसओ और एनआरएससी ने भुवन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्नत जियो आईसीटी उपकरणों का उपयोग करके शहरी फ्रेम सर्वेक्षण को डिजिटलाइज करने के लिए साझेदारी की है। उद्देश्य डिजिटल मोड में शहरी फ्रेम सर्वेक्षण को सुगम बनाता है ताकि डेटा संग्रह और रखरखाव में दक्षता और सटीकता बढ़ाई जा सके। सहयोग का उद्देश्य एनएसएसओ शहरी फ्रेम सर्वेक्षण डेटा के लिए उपयोग किए जाने वाली मोबाइल एप्लीकेशन को बेहतर बनाता है। इस एप्लीकेशन के विकास और सुधार पर ध्यान केंद्रित है। क्लियर? नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके नाम पर भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने नई समुद्री प्रजाति का नाम रखा है। तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटों पर खोजी गई एक नई प्रजाति के समुद्री हेड शील्ड सी स्लग की पहचान की है और इसे नाम दिया गया है मेलानोचालिम द्रौपदी नामक इस विशेष प्रजाति में एक रूबी लाल धब्बा होता है। इसमें अद्वितीय विशेषताएं हैं जो इसे अन्य समुद्री स्लग से अलग करती हैं। यह प्रजाति पश्चिम बंगाल के दीघा और उड़ीसा के उदयपुर के तटीय क्षेत्रों में खोजी गई है। क्लियर? नेक्स्ट है स्पोर्ट्स न्यूज। जुवेंटस मिडफील्डर पॉल पोग्बा डोपिंग के लिए 4 साल के लिए क्या कर दिए गए हैं? ये प्रतिबंधित कर दिए गए हैं।
पॉल पोग्बा को डोपिंग आरोपों के बाद फुटबॉल से 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। इटली के खेल अभियोजकों ने निलंबन की सिफारिश की। जुवेंटस की उडिनेज के खिलाफ 3-0 की जीत के बाद डोपिंग की घटना हुई है। पोग्बा का अस्थायी निलंबन इस घटना का परिणाम है। क्लियर। नेक्स्ट ऑब्चरी न्यूज है, शफीकुर रहमान बर्फ भारत के सबसे बुजुर्ग लोकसभा सांसद का भी क्या हो गया है, 93 वर्ष की आयु में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में निधन हो गया। तो शफीकुर रहमान बर्फ भारत के सबसे पुराने सांसद और समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं, जिनका उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह 11 जुलाई 1930 को दीप सराय उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे। बर्क ने 5 कार्यक्रमों के लिए संसद सदस्य के रूप में सेवा की। 11वीं, 12वीं और 15वीं लोकसभा में संभल निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और 14वीं लोकसभा में मुरादाबाद निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। उन्हें उत्तर प्रदेश में 4 बार विधायक के रूप में भी सेवा की है। बर्क अपने निधन के समय संभल निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए 17वीं लोकसभा के सांसद के रूप में सेवा कर रहे थे। क्लियर। ऑब्चुरी से नेक्स्ट न्यूज भी, ब्रायन मुलरोनी जो पूर्व कनाडाई प्रधानमंत्री थे, उनका 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ब्रायन मुलरोनी कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जो अपनी परिवर्तनकारी नीतियों के लिए जाने जाते थे, उनका 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। मुलरोनी ने 1984 में केंद्र दक्षिणपंथी प्रोग्रेसिव जो कंजर्वेटिव्स हैं उनको ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। उनका 9 साल का कार्यकाल महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारों से चिन्हित था, जिसमें कनाडा संयुक्त राज्य मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत भी शामिल थी। मुलरोनी की विरासत कनाडाई राजनीति में जटिल और प्रभावशाली बनी हुई है। नेक्स्ट अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन से है, सुनील भारती मित्तल को मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। सुनील भारती मित्तल जो भारतीय एंटरप्राइजेस के अध्यक्ष और संस्थापक है, उनको ब्रिटेन के राजा चार्ल्स III द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। वह प्रतिष्ठित सम्मान को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक बन गए हैं। उनके योगदान को यूके भारत व्यापार संबंधों में मान्यता देने के लिए पुरस्कार दिया गया है। मित्तल की यूके और भारत के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका को भी स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे से है विश्व समुद्री घास दिवस। तो 1 मार्च को विश्व समुद्री घास दिवस समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में समुद्री घास के महत्व को उजागर करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने श्रीलंका के प्रस्ताव के बाद 22 मई 2022 को इस दिवस की स्थापना की थी। समुद्री घास संरक्षण की तत्कालीन आवश्यकताओं को संरेखित करता है। समुद्री घास लगभग 100 मिलियन वर्ष पहले उत्पन्न हुई थी, जो समुद्री पर्यावरण के लिए एक महत्वपूर्ण अनुकूल को दर्शाती है। नेक्स्ट है दुर्लभ रोग दिवस 2024। तो 29 फरवरी को हमने क्या बनाया है, रेयर डिसीज डे के नाम से सेलिब्रेट किया है। तो रेयर डिसीज डे फरवरी के अंतिम दिन प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ताकि दुर्लभ बीमारियों और प्रभावित व्यक्तियों पर उनके प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। तो 2024 का दुर्लभ रोग 29 फरवरी 2024 को मनाया गया और यह इस दिन की 17वीं वर्षगांठ को दर्शाता है। इस बार की थीम अपने रंग साझा कर रही जो 2022 और 23 के विश्व में जारी दिखती है। दुर्लभ रोग दिवस की शुरुआत यूरोपियन संगठन फॉर रेयर डिसीजेस द्वारा 2008 में की गई थी, जिसमें प्रारंभिक रूप में 18 देशों में कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। अपने प्रारंभ से ही दुर्लभ रोग दिवस के आयोजन 100 से अधिक देशों में किए गए, जिनमें 29 फरवरी को चुना गया, क्योंकि यह एक दुर्लभ दिन है जो हर 4 साल में एक बार आता है। तो दुर्लभ रोग दिवस 29 फरवरी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज में बात करूं, शून्य भेदभाव दिवस जो कब मनाया गया है, 2024 को। तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो प्रत्येक व्यक्ति के भेदभाव और पूर्वाग्रह से मुक्त जीवन जीने के अधिकार की वकालत करने के लिए समर्पित है। यह वैश्विक आयोजन, जिसे यूनाइडेस द्वारा शुरू किया गया था, भेदभाव के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। यह सभी व्यक्तियों के लिए समानता, करुणा और सम्मान को बढ़ावा देता है। शून्य भेदभाव दिवस पहली बार 2014 में मनाया गया था, जब दिसंबर 2013 में विश्व एड्स दिवस पर
यूनाइडेस द्वारा शून्य भेदभाव अभियान की शुरुआत की गई थी। तो शून्य भेदभाव दिवस 2024। नेक्स्ट बुक्स एंड ऑथर से है, पूर्व भारतीय राजनीतिक लक्ष्मीपुरी ने अपने प्रथम उपन्यास फॉलोइंग द सन का विमोचन किया है। तो लक्ष्मी मुद्देश्वरी पुरी जो संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव है, उन्होंने अपने पहले उपन्यास फॉलोइंग द सन अ नोवेल का विमोचन किया। पुस्तक का अनावरण अंतर्राष्ट्रीय अभिनेता कबीर बेदी द्वारा मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित एक कार्यक्रम में किया गया था। यह उपन्यास, जिसे एलेफ बुक कंपनी द्वारा प्रकाशित किया गया था, स्वतंत्रता के समय की पृष्ठभूमि में सेट है और पुरी के माता पिता और महाराष्ट्र में उनकी जड़ों से प्रेरित है। लॉन्च इवेंट में महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी सहित प्रमुख हस्तियों ने भाग लिया। लक्ष्मी पुरी केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी है और यूएन महिला की पूर्व उप कार्यकारी निर्देशक भी है। तो पूर्व भारतीय राजनीतिक लक्ष्मी पुरी ने अपने प्रथम उपन्यास फॉलोइंग द सन का विमोचन किया है। नेक्स्ट नेशनल न्यूज है, आईपीएस अधिकारी हैं दलजीत सिंह चौधरी, जिन्होंने एनएसजी के नए महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो दलबीर सिंह चौधरी 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। चौधरी वर्तमान में सशक्त सीमा बल के महानिदेशक के रूप में सेवा दे रहे हैं। अब वे एनएसजी का नेतृत्व करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी संभालेंगे, जिसे आमतौर पर ब्लैक कैट्स कहा जाता है। यह नियुक्ति भारत की सुरक्षा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण विकास को भी दर्शाती है। तो आईपीएस अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी एनएसजी के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट नेशनल न्यूज है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड सीसी, क्लाइमेट चेंज बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है सीसी को, उसने ग्रीन क्रेडिट कार्ड कार्यक्रम नियमों में संशोधन किया। प्रत्येक उगाए गए पेड़ के लिए ग्रीन क्रेडिट कार्ड प्रदान किया जाएगा। तो नई संशोधन के तहत प्रत्येक उगाए गए पेड़ के लिए ग्रीन क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। संशोधन भूमि पात्रता के मानदंड, आवेदन प्रक्रियाओं और ग्रीन क्रेडिट की गणना के लिए एक मान्यकृत पद्धतियों को संरेखित करता है। अपघटित भूमि, जिसमें खुला वन, झाड़ीदार भूमि, बंजर भूमि और जलग्रहण क्षेत्र शामिल हैं, उन पर वृक्षारोपण के लिए न्यूनतम 5 हेक्टेयर भूमि आकार के साथ ग्रीन क्रेडिट कार्ड या ग्रीन क्रेडिट दिए जाएंगे। ग्रीन क्रेडिट्स का उपयोग प्रतिपूरक वनीकरण, अनुपालन, ईएसजी नेतृत्व संकेतन और सीएसआर पहलों के लिए भी किया जाएगा। नेक्स्ट नेशनल न्यूज है, प्रधानमंत्री मोदी को 22 और 23 फरवरी 2024 को गुजरात और उत्तर प्रदेश की यात्रा का अवलोकन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 और 23 फरवरी को गुजरात और उत्तर प्रदेश की यात्रा की थी, जहां पर बहुत सारे इनिशिएटिव्स और प्लान्स को स्टार्ट किया गया था। तो उसी से ये न्यूज है। तो गुजरात में पीएम मोदी ने 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लिया और सूरत के ककारपुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन में 2 दबावयुक्त भारी जल रिएक्टर को समर्पित किया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पीएम मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया, जिसमें क्विंक पंटून ओपनिंग मैकेनिज्म सिस्टम भी शामिल है। उन्होंने संत गुरु रविदास की 647वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा का भी अनावरण किया। तो प्रधानमंत्री मोदी की 22 और 23 फरवरी को गुजरात और उत्तर प्रदेश की यात्रा। नेक्स्ट नेशनल न्यूज है, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अच्छे पोषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए पोषण उत्सव, पोषण का जश्न का आयोजन किया है। तो महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 29 फरवरी 2024 को ओबेरॉय में पोषण उत्सव का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अच्छे पोषण व्यवहार को बढ़ावा देना और कुपोषण से लड़ने के लिए भारत के निरंतर प्रयासों को उजागर करना है। इसमें महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा संकल्पित पोषण उत्सव पुस्तक का विमोचन किया गया है। पुस्तक का संकलन दीनदयाल अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया था। तो महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अच्छे पोषण व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए पोषण उत्सव, पोषण का जश्न आयोजन किया है। नेक्स्ट नेशनल न्यूज है, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कोयला लॉजिस्टिक्स योजना और नीति का अनावरण किया। तो केंद्रीय कोयला खनन और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने 29 फरवरी को राष्ट्रीय कोयला लॉजिस्टिक्स योजना और नीति 2023 के शुभारंभ की घोषणा की।
नीति का उद्देश्य वित्त वर्ष 29-30 तक कोयला परिवहन में रेलवे के उपयोग को 87% से अधिक बढ़ाना है। यह 2030 तक कोयले की खपत में 980 मिलियन टन से 1.5 बिलियन टन तक की वृद्धि की उम्मीद करता है। मुख्य उद्देश्यों में लागत बचत, पर्यावरणीय प्रभाव में कमी और कोयला लॉजिस्टिक्स में बढ़ी हुई दक्षता शामिल है। नेक्स्ट नेशनल न्यूज में घाना संसद ने एंटी LGBTQ बिल पारित किया है। तो घाना की संसद ने विवादास्पद मानव यौन अधिकार और पारिवारिक मूल्य विधेयक को मंजूरी दी है, जो राष्ट्रपति की स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रहा है। बिल का उद्देश्य पारंपरिक घानाई पारिवारिक मूल्यों को बनाए रखना और मानव यौन अधिकारों को विनियमित करना है। यह LGBTQ पहचानों के साथ पहचान को अपराधी बनाता है, 3 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान करता है। व्यक्तियों को LGBTQ गतिविधियों को बढ़ावा देने या समर्थन करने पर प्रस्तावित कानून के तहत 5 साल तक की भी जेल हो सकती है। नेक्स्ट नेशनल है, भारतीय बांध ने पंजाब में रावी नदी का प्रवाह पाकिस्तान की ओर से रोका है। तो 45 वर्षों के बाद शाहपुर कंडी बैराज का पूरा होना एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिससे रावी नदी का पानी पाकिस्तान में बहने से क्या हो गया है, रुक गया है। यह जम्मू और कश्मीर के कठुआ और सांबा जिले पर बहुत प्रभाव डालेगा, जिससे 32,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई का लाभ मिलेगा। परियोजनाओं की शुरुआत 1995 में पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव द्वारा की गई थी। 1960 की सिंधु जल संधि के अनुसार भारत रावी, सतलुज और ब्यास नदी पर एकमात्र नियंत्रण रखता है। याद रखना है, सिंधु जल संधि कब साइन हुई है, 1960 में। नेक्स्ट नेशनल न्यूज है, कुछ मंत्रिमंडल की मंजूरी है अंतर्राष्ट्रीय बड़ी बिल्ली गठबंधन की स्थापना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में मुख्यालय के साथ अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना को मंजूरी दी है। यह ऐतिहासिक निर्णय 2023-24 से 2027-28 तक की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपए के एकमुश्त बजट समर्थन के साथ आता है। अंतर्राष्ट्रीय बड़े बिल्ली गठबंधन बाघ, शेर, तेंदुए, हिम तेंदुए, प्यूमा, जगुआर और चीता सहित बड़े बिल्लियों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है। यह पहल बड़ी बिल्लियों के संरक्षण में वैश्विक प्रयासों को मजबूत करने का भी लक्ष्य रखती है। क्लियर? नेक्स्ट नेशनल न्यूज में भूपेंद्र यादव ने भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की है। तो श्री भूपेंद्र यादव जी ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्यजीव संस्थान के सहयोग से भारत में तेंदुआ जनसंख्या अनुमान के 5वें चक्र का अनावरण किया। भारत की तेंदुआ जनसंख्या का अनुमान 13,874 है, जो पिछले अनुमान की इस तुलना में स्थिरता दर्शाता है। ये केवल तेंदुए के आवास का 70% ही दर्शाता और हिमालय और अर्धशुष्क क्षेत्रों का नमूना नहीं दिया जाता। तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी तेंदुआ आबादी है, इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु का स्थान है। नेक्स्ट नेशनल न्यूज में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, जिन्होंने अभी AIRF शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट जारी किया। तो AIRF क्या है? ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन। तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने ऑल इंडिया रेलवे मैस फेडरेशन के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट जारी किया है। तो यह कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली के कर्नल सिंह रेलवे स्टेशन में किया गया और इसमें AIRF के अध्यक्ष N कन्हैया और रेलवे बोर्ड की CEO जया वर्मा सिन्हा सहित प्रमुख अधिकारियों ने भाग लिया। तो AIRF को 24 अप्रैल 1924 को स्थापित किया गया था। भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े ट्रेड यूनियन में से ये एक है। फेडरेशन रेलवे प्रशासन के साथ निरंतर संवाद में संलग्न रहता है, जिससे रेलवे कर्मचारियों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान में योगदान होता है। AIRF ने रेलवे कर्मचारियों की छटनी पर प्रतिबंध, वेतन पुनर्निर्धारण और अंशदायी पेंशन योजना की शुरुआत जैसे महत्वपूर्ण मील के पत्थर हासिल किए हैं। नेक्स्ट नेशनल न्यूज में है, नागालैंड सरकार ने सार्वभौमिक जीवा बीमा योजना का अनावरण किया है। तो नागालैंड सरकार ने मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के नेतृत्व में एक पहल का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य परिवार के मुख्य कमाने वाले की असामयिक मृत्यु के कारण उत्पन्न वित्तीय कठिनाइयों को कम करना है।
मुख्यमंत्री की सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना का उद्देश्य परिवार के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु के प्रभाव को कम करना है। यह जीवन के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक आर्थिक स्थिरता शामिल है। योजना का उद्देश्य प्रभावित परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। नेक्स्ट नेशनल न्यूज है, संगीत नाटक अकेडमी ने 6 कलाकारों को फेलो के रूप में सम्मानित किया है। 22 और 23 के लिए 92 को अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो संगीत नाटक अकेडमी की सामान्य परिषद ने 6 प्रमुख व्यक्तियों को संगीत नाटक अकादमी फेलो के रूप में चुना है। परिषद ने 2022 और 23 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए 92 कलाकारों का चयन किया। पुरस्कार संगीत, नृत्य, रंगमंच, पारंपरिक लोक, जनजातीय संगीत, नृत्य, रंगमंच, कठपुतली कला जैसे क्षेत्रों को कवर करता है। परिषद ने 22 और 23 के उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार के विजेताओं की भी घोषणा की। संगीत नाटक अकेडमी जो 1953 में स्थापित हुई थी, नई दिल्ली में इसका मुख्य कार्यालय है। तो ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है। संगीत नाटक अकेडमी को कब स्टैब्लिश किया गया था? 1953 में। नेक्स्ट है स्टेट न्यूज। तेलंगाना सरकार ने एक मुश्त योजना की क्या की है? शुरुआत की है। तो तेलंगाना राज्य सरकार ने ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम सहित सभी शहरी स्थानीय निकायों में वन टाइम स्कीम को अपनाने के लिए एक निर्देश जारी किए। यह पहल संपत्ति मालिकों द्वारा झेली जा रही वित्तीय कठिनाई को कम करने के लिए है। यह संपत्ति कर भुगतान पर बढ़ते बकाया ब्याजों को संबोधित करता है। योजना का उद्देश्य संपत्ति मालिकों को वित्तीय राहत प्रदान करना है। तो तेलंगाना सरकार ने एक मुश्त योजना की शुरुआत। नेक्स्ट स्टेट न्यूज है, NGEL जो NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है और उसके साथ साथ महागैनको, जिसे महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, उसने महाराष्ट्र में री पार्क विकसित करने के लिए JVA, जिसे हम संयुक्त उद्यम समझौता के नाम से जानते हैं, उस पर हस्ताक्षर किए। तो 2 ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, NGEL और उसके साथ महागैनको। तो समझौता 2032 तक 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने के लिए NTPC के लक्ष्य के अनुरूप है। नई दिल्ली में JVN एक महाजनेका के निदेशक अभय हरने और NGEL के मुख्य महाप्रबंधन VV शुभ कुमार ने हस्ताक्षर किए। समझौते पर NTPC लिमिटेड के CMD गुरदीप सिंह और NGEL के CEO मोहित भार्गव की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। NGEL NTPC लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का भी उपक्रम है। तो NGEL और महागैनको ने महाराष्ट्र में री पार्क विकसित करने के लिए JVA पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट स्टेट न्यूज है, NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने महाराष्ट्र में नवीकरणीय ऊर्जा पार्क विकसित करने के लिए महागैनको के साथ साझेदारी की। तो NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर महाराष्ट्र में नवीकरणीय ऊर्जा पार्क विकसित करने के लिए साझेदारी की है। समझौता हरित ऊर्जा पहलों के प्रति प्रतिबद्धता को संरेखित करता है। यह भारत के ऊर्जा संक्रमण लक्ष्यों का समर्थन करता है। संयुक्त उद्यम का उद्देश्य महाराष्ट्र में गीगावाट स्तरीय नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों के निर्माण पर केंद्रित एक कंपनी बनाना है। नेक्स्ट स्टेट न्यूज है, LSAM-18 यार्ड 128 भारतीय नौसेना की चौथी ACTCM बार्ज थाने में लॉन्च हुई। तो शिप प्रोडक्शन निर्देशालय के कमांडो शिरीष दुबे की अध्यक्षता में दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। रक्षा मंत्रालय और सूर्य दीप्ता प्रोजेक्ट ने 5 मार्च 2021 को 11 ACTCM बाज बनाने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। नौसेना के परिचालन प्रतिबद्धता को बढ़ाने के लिए बार्जेस को लेखों और गोला बारूद को भारतीय नौसेना के जहाज तक पहुंचाने में सुविधा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित बाज मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहलों का भी उदाहरण। नेक्स्ट है, जम्मू में तवी महोत्सव 1 मार्च 2024 से 4 दिन के लिए शुरू किया गया है। तो तवी महोत्सव आपको याद रखना है, ये कहां पर मनाया जाता है? SHG के थ्रू ये मनाया गया है, जो 4 दिवसीय है जम्मू कश्मीर में।
इस त्योहार का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र की समृद्ध कला रूपों और सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करना है। यह स्थानीय कारीगरों के कौशल और रचनात्मकता को उजागर करता है। इस कार्यक्रम से इन स्वयं सहायता समूहों की दृश्यता और बाजार पहुंच बढ़ने की भी उम्मीद है। क्लियर? तो ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जिसमें हमने क्या की है, चर्चा की है, जो क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो एक बार क्विक समरी हम रिवाइज करते हैं कि आज के सेशन में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। तो शुरुआत की थी हमने अंतर्राष्ट्रीय समाचार के साथ, जिसमें हमने सबसे पहले तो देखा था पीएम मोदी और मॉरिशियस के प्राइम मिनिस्टर के बीच में एक टाई-अप। उसके साथ साथ डीजीसीए ने एयर इंडिया पर जुर्माना लगाया है, जिसमें 80 वर्षीय की मृत्यु के लिए 30 लाख का जुर्माना लगाया गया है। तो इसके पीछे कारण क्या था कि व्हील चेयर्स अवेलेबल नहीं थे, जिस वजह से उस पर्सन की गिरकर मौत हो गई। बैंक और वित्तीय समाचार में सबसे पहले तो पीयूष गोयल जी ने भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम रजिस्ट्री वेबसाइट और स्टार्टअप महाकुंभ का शुभारंभ किया। नाबार्ड का और एनआरएलएम का हमने एमओयू देखा ताकि रूरल एरिया में व्यूमेन जो एसएचजी व्यूमेन से उनको सपोर्ट किया जा सके। पीएफआरडीए का हमने नोटिफाई अमेंडमेंट देखा था, जो रिटायर एडवाइजर रेगुलेटरी है उसको लेकर। उसके साथ साथ हमने फाइनेंस लिटरेसी वीक 2024 के बारे में चर्चा की। आरबीआई ने अनाउंस किया है पीजी स्टूडेंट्स के लिए आईडेथाकॉन। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बेसिकली ग्लोबल बॉन्ड्स की जो प्राइस है वो फिक्स किए हैं 3.5 बिलियन यूएसडी, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। सीआईएल और भेल का हमने इनिशिएटिव देखा, ताकि दोनों मिलकर ओडिशा में क्या लगाएंगे, अमोनिया नाइट्रेट का प्लांट एस्टेब्लिश करेंगे। भारत की जीडीपी से रिपोर्ट देखी हमने। उसके साथ साथ जनवरी 2024 में 8 प्रमुख उद्योगों का सूचकांक 3.6% बढ़ा है। आरबीआई ने बीबीपीएस मानदंडों को बेहतर दक्षता के लिए पुनरावृत्ति किया है। उसके साथ साथ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने सीएसआर वित्तीय सेवाओं के लिए हिंदुस्तान जिंक के साथ क्या की है, साझेदारी की। क्लियर? उसके अलावा मैं बात करूं तो हमने डिफेंस से न्यूज देखी, जिसमें हमने देखा डीआरडीओ ने बहुत छोटी दूरी की एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से हमने देखा पीएम मोदी ने भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूलर सेल फेरेली लॉन्च की है। एमओएसपीआई ने भुवन का उपयोग करके शहरी फ्रेम सर्वे पर आईएसआरओ के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पर कुछ समुद्री प्रजातियों के नाम रखे हैं। खेल से हमने देखा था जुवेंट्स के मिडफील्डर पॉल पोग्बा को 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है। मृत्यु से शफीकुर रहमान बर्फ और ब्रायन मल्लोनी जो कैनेडियन के पूर्व प्रधानमंत्री थे, और बर्फ कौन थे, सबसे उम्रदराज लोकसभा सांसद थे, जिनका भी निधन हो गया है। पुरस्कार में हमने देखा था सुनील भारती मित्तल को मानक नाइटहुड से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। तो ये अवार्ड एंड रिकॉग्निशन से थे। सुनील भारती कौन है, जो बेसिकली भारतीय एयरटेल के फाउंडर है। तो ये पहले पर्सन बने थे, हमने ये भी पढ़ा था, ब्रिटिश से कोई इस तरह का अवार्ड लेने वाले पहले भारतीय पर्सन बने। नेक्स्ट हमने देखे थे कुछ राष्ट्रीय समाचार, नेशनल न्यूज देखी थी, जिसमें सबसे पहले हमने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गुजरात और उत्तर प्रदेश की यात्रा। केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, जिन्होंने कोयला लॉजिस्टिक्स योजना और नीति का अनावरण किया। घाना संसद ने एंटी एलजीबीटीक्यू बिल पास किया है। इंडिया ने हॉल्ट रिवर, रावी रिवर पर पाकिस्तान के जो पानी जा रहा था उसको फ्लो को रोक दिया है। एमओईएफएनसीसी ने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम नियमों में संशोधन किया है। कैबिनेट की कुछ मंजूरी देखी थी। अंतर्राष्ट्रीय बिल कैट अलायंस की स्थापना की गई है। भूपेंद्र यादव जी ने भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की। उसके साथ साथ हमने देखा रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव जी, जिन्होंने एआईआरएफ शताब्दी समारोह को चिन्हित करने के लिए डाक टिकट जारी किए। और नागालैंड सरकार ने यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस योजना का अनावरण किया। संगीत नाटक अकेडमी ने 6 कलाकारों को फेलो के रूप में सम्मानित किया। 2022 और 23 के लिए 92 को अकादमी पुरस्कार दिया गया है। और आईपीएस अधिकारी हैं दलजीत सिंह चौधरी, जिनको एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने पोषण उत्सव सेलिब्रेटिंग न्यूट्रिशन का आयोजन किया, ताकि अच्छे पोषण व्यवहार को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज में हमने देखा था विश्व समुद्री घास दिवस, दुर्लभ रोग दिवस और शून्य भेदभाव दिवस। राज्य सरकार से हमने कुछ न्यूज देखी, जिसमें हमने देखा एनजीईएल और
महागैनको ने महाराष्ट्र में बेसिकली जो री पार्क विकसित करने के लिए JVA पर हस्ताक्षर किए हैं। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने महाराष्ट्र में नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों के विकास के लिए महागैनको के साथ साझेदारी की। LSCM 18 यार्ड 128 हमने देखा। और जम्मू में कौन सा फेस्टिवल मनाया गया है? ताबी फेस्टिवल की शुरुआत की गई है। क्लियर? तेलंगाना सरकार ने एक बार की योजना पेश की, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हमने पुस्तक और लेखक से देखे, जिसमें हमने स्वैलोइंग द सन पुस्तक देखी, जो पूर्व भारतीय राजनीतिक हैं लक्ष्मीपुरी, उनका पहला उपन्यास है जिसको अभी लॉन्च किया गया है। तो ये थे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स 1 मार्च 2024 के, जिसमें हमने चर्चा की, जिसमें हमने इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, बैंक और फाइनेंस से, डिफेंस से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, स्पोर्ट्स से देखे, ऑब्चरीज से देखे, अवार्ड्स एंड रिकग्निशन से देखे, इंपॉर्टेंट डेज से हमने करंट अफेयर्स देखे। बुक से हमने एक देखा था स्वैलोइंग द सन, उसके साथ साथ नेशनल और स्टेट न्यूज हमने चर्चा की। तो आशा करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।